नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा। नए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे लिए कैसे संकेत है। संकेत तो ठीक ठाक ही हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें 19,760 के पार 40 अंकों की स्ट्रेंथ दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स हल्की कमजोरी 35,000 के ऊपर ही है, लेकिन 23 पॉइंट्स की कुछ कमजोरी वहां पर दिखाई दे रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स 26 अंक कमजोर है। एशियन मार्केट्स में नजर डाली जाए तो हल्की फुल्की सुस्त नोट पर शुरुआत हुई है। 122 अंकों की कमजोरी फिलहाल निके में दिख रही है और बाकी जितने मार्केट खुले हैं वो एक छोटे दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कच्चा तेल एक बार फिर से गिरावट की चपेट में आया है और सोने चांदी में एक छोटे दायरे का ट्रेड ही दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जो हमारे मार्केट्स को आज इंपैक्ट करेंगे, पूरी डिटेल लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, अमेरिका में जो महंगाई वाली प्रॉब्लम थी वो अब छटती हुई दिखाई दे रही है और मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं। क्या कुछ एग्जैक्टली हुआ है और अब क्या देखने वाली बात होगी? बिल्कुल, तो महंगाई के फ्रंट पर राहत आपको आती हुई दिख रही है। अब रेट हाइक का साइकिल ऑलमोस्ट सब मान रहे हैं कि खत्म हो गया। अब सबकी नजर है कि कब रेट कट्स आना शुरू होंगे और जो बाकी के संकेत आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव आ रहे हैं और इसलिए आपने देखा कि कल लगातार चौथे दिन डाउ में आपने बढ़त आती हुई दिखी। आज सुबह एशिया के बाजारों का गिफ्ट निफ्टी का मूड भी ठीक ठाक है। अमेरिकी फ्यूचर्स में भी कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हो रहा है, मामूली सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, स्थिर आ रहे हैं। कुछ ज़्यादा परेशानी वहाँ से नहीं बन रही है। इनफैक्ट इतना ज़बरदस्त एक्शन बना उसके बाद कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स आपको 70-75 अंक ऊपर दिख रहे थे, उसके सामने 160 अंक ऊपर बंद हुए। तो कोई परेशानी वहाँ से नहीं है। बढ़िया संकेत आपको दिख रहे हैं अमेरिकी बाजारों से। इनफैक्ट इंट्राडे में तो हमने देखा कि एक बार के लिए 35,000 का स्तर भी डाउ ने छुआ था। नैस्डैक और एस&पी यहाँ पर आपने मामूली बढ़त देखी है, कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ, बट एस&पी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर कल बंद हुआ है। 4,500 के ऊपर आपने कल एस&पी 500 को बंद होते हुए दिखा है। तो अच्छा एक्शन आ रहा है अमेरिकी बाजारों से। रसल 2000 में भी इंट्राडे में 1% का उछाल था, टुवर्ड्स द एंड थोड़ा फिसला, बट फिर भी हल्की बढ़त के साथ ही बंद हुआ। तो स्मॉल कैप मार्केट भी आपको मूव बढ़िया दिखा रही थी। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इंटेल, इन शेयरों ने कल नए रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, तो यहां से आपको बाजार को भी सहारा आते हुए दिखा। हालांकि कुछ आईटी स्टॉक्स में कल मुनाफा वसूली जरूर होती हुई दिखी थी। टारगेट का शेयर दमदार नतीजे आए और अनुमान से बेहतर नतीजे आए। उसके बाद 18% का उछाल टारगेट में आते हुए दिखा। एक दिग्गज रिटेल कंपनी है यूएस की, तो वहां से भी आपको मूवमेंट दिखा। और इसके बाद हमने देखा कि बाकी रिटेल शेयर्स में भी खरीदारी हुई और वॉलमार्ट के शेयर ने भी नया रिकॉर्ड कल छुआ है। तो बढ़िया ब्रॉड बेस्ड एक्शन आपको अमेरिकी बाजारों में आते हुए दिख रहा है। कल के एक्शन में दो और फैक्टर्स का योगदान था, रिटेल बिक्री और पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अमेरिका के होलसेल प्राइस इंडेक्स या डब्ल्यूपीआई डेटा होता है ये, जो फेड अपनी कैलकुलेशन में काफी इंपॉर्टेंटली ट्रैक करता है। ये भी कल अनुमान से बेहतर आपको आते हुए दिखा। 1.3% पर अक्टूबर का पीपीआई आया, अनुमान 1.9% का था और सितंबर में ये आंकड़ा 2.2% का था। तो ऑलमोस्ट 1% की आपने गिरावट देखी है इस अक्टूबर पीपीआई आंकड़े में और काफी बड़ा कूल ऑफ होते हुए दिखा है, जिसकी वजह से बाजार में भी एक पॉजिटिविटी आपको बनते हुए दिखी। इसके अलावा जो मासिक तौर पर मंथली पीपीआई आया है वो 0.5% का था और अप्रैल 2020 के बाद का सबसे कम आंकड़ा है। यानी कि 3.5 साल के निचले स्तर पर मंथली बेसिस पर आपको ये पीपीआई आंकड़ा आते हुए दिखा है। तो जिस तरह से रिटेल महंगाई आपकी कमजोर हो गई है, उसी तरह से होलसेल महंगाई भी आपको कल कमजोर होती हुई दिखी। और ये दोनों आंकड़े बैक टू बैक आए हैं। एक दिन सीपीआई आंकड़ा आया, कल इनका डब्ल्यूपीआई आंकड़ा आया, एक तरह से मान लेते हैं। वहां से बाजार में और अच्छा एक्शन आपको बनते हुए दिखा। अक्टूबर में रिटेल बिक्री ये भी थोड़ी सुस्त आई है, 0.1% की गिरावट आई है। हालांकि अनुमान 0.3% की गिरावट का था, तो अनुमान से तो थोड़ा बेहतर ये आंकड़ा आया है, बट स्लो डाउन कूल ऑफ के ये भी इंपैक्ट दिखा रहा है। तो अगेन बाजार ने इसको एक तरह से पॉजिटिव ही लिया है। आज कुछ और रिटेल कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं। वॉलमार्ट और मेसीज के नतीजे आएंगे, देखते हैं यहां से बाजार क्या ट्रेंड लेते हैं। इसके अलावा यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और हाउसिंग डेटा आने वाला है और 2 फेड के सदस्य पब्लिक भाषण भी देने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट एक्शन पैक डे आज भी रह सकता है अमेरिकी बाजारों के लिए। यूरोप में अच्छा मूवमेंट था, ऑलमोस्ट आधे से 1% की बढ़त आपने यूरोप के बाजारों में देखी। वहां से कोई परेशानी नहीं आई है। कच्चा तेल यहाँ पर आज जैसे आप बता रही थी थोड़ा दबाव है, $80 के आसपास ब्रेंट है। कल 1.5% आपको फिसलते हुए भी दिखा, क्योंकि अमेरिका में जो वीकली क्रूड भंडार आए हैं वहां पर उम्मीद से 2 गुना बढ़त आपको आती हुई दिखी है। 36 लाख बैरल की बढ़त आपको आती हुई दिखी है। इसके साथ ही अक्टूबर में अमेरिका ने 1 करोड़ 32 लाख बैरल पर डे का प्रोडक्शन किया है, जो कि काफी ज्यादा है। रिकॉर्ड स्तर पर आपको ये आते हुए दिखा है।
चीन से भी मांग के कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल कच्चे तेल पर ऊपरी स्तरों से आप प्रेशर बनते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा कल डॉलर में भी आपने रिबाउंड देखा है। इसके अलावा सोने में दायरे का ट्रेड था। चांदी जरूर 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रही है। कल बेस मेटल्स में एक रिबाउंड आपने जरूर देखा है। कॉपर, जिंक 5 हफ्ते और लेड 2 महीने की ऊंचाई पर आपको आते हुए दिखे। बट ओवरऑल अच्छे संकेत आ रहे हैं। जो रीसेंट ट्रेंड बना है इन्फ्लेशन कूल ऑफ का, वो अमेरिका में दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड आपकी 4.5% के आसपास स्टेबल है। कच्चे तेल से कोई परेशानी नहीं आ रही है और अमेरिकी बाजार में लगातार चौथे दिन पॉजिटिव एक्शन था। तो इससे ज्यादा बेहतर हो नहीं सकता जहां तक ग्लोबल मार्केट के एक्शन का सवाल है। डेफिनेटली हमारे मार्केट्स को इसी बूस्ट की जरूरत है और हम देख रहे हैं कि उसी के दम पर अच्छे स्ट्रेंथ में हमारे मार्केट्स भी ट्रेड कर रहे हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो जैसे यहाँ पर ग्लोबल संकेत दिखाई दे रहे हैं, उन सब के बीच किस प्रकार की ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके चलिए, इससे पहले कि सर हमारे साथ जुड़े, फटाफट आपको बता देते हैं गिफ्ट निफ्टी इस समय 30 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर दिखाई दे रही है। अपने आप को अच्छा खासा सस्टेन करके रखा है। 19,750 के ऊपर यहां हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। बाकी जितने एशियन मार्केट्स भी खुले हैं वहां बहुत ज्यादा चिंता की बात दिखाई नहीं दे रही है। इनफैक्ट धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि जो गिरावट थी वो और यहाँ कंटेन होती जा रही है। फिलहाल 110 अंकों की कमजोरी ही जापानीज मार्केट में दिखाई दे रही है और बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं उसमें भी आप कह सकते हैं कि एक छोटे दायरे का ही ट्रेड है। बहुत हल्का फुल्का सा ही प्रेशर वहां पर दिखाई दे रहा है। 20 अंक कमजोर डाउ फ्यूचर्स है और नास्डैक फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं 25 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। और कल हमारे मार्केट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जबरदस्त स्ट्रेंथ हमने बनते हुए देखी है और आज भी ग्लोबल क्यूज हैं वो काफी बेहतर है। अनिल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, अच्छे क्यूज हमारे मार्केट के लिए निकल कर आते हुए दिख रहे हैं। कल भी जबरदस्त प्रदर्शन था, क्या करना है सर आज? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए संकेत तो काफी बेहतर है और लगातार अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। आज चौथा ट्रेडिंग सेशन है। कल चौथा ट्रेडिंग सेशन था जब अमेरिकी बाजार हरे निशान के साथ बंद होते हुए दिखे। सबसे बढ़िया बात है कि बड़े उछाल के बाद भी लगातार फॉलो बाइंग वहां पर आती हुई दिख रही है। भारतीय बाजारों का जहाँ तक सवाल है, कल हम ऊंचाइयों के आसपास जाकर बंद हुए। गैप से खुलने के बाद पूरा गैप दिन भर मेंटेन किया और आखिरी घंटे में थोड़ी और मजबूती बनती हुई दिखी। एक और अच्छी बात है कि कल के सेशन के जो डेटा है एफआईएस की तरफ से और लोकल फंड्स की तरफ से दोनों ही खरीदारी के आते हुए दिखे और वायदा कारोबार में स्पेशली स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस ने कल लंबे समय बाद दमदार खरीदारी की है और इंडेक्स लेवल पर भी अभी तक उनकी लॉन्ग पोजीशन 20% के आसपास है, जो कि कम है। तो ये सारे डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से भी बाजार थोड़ा और ऊपर जाने के लिए तैयार है। और अच्छी बात यह कि बाजार की स्पीड भी काफी ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से भाग रहे हो जहाँ पर फिर करेक्शन का भी आपके लिए खतरा बढ़ जाता है। सो आई थिंक यहाँ से धीमे धीमे हम थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। 50-60 पॉइंट ऊपर जो खुलने के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी, उस शुरुआत के बाद बाजार उसके बाद हल्की फुल्की मजबूती और दिखा सकते हैं। आज वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की तरफ, तो वहां से भी थोड़ी बहुत आपको शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। 19,525, 19,575 ये आपके लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। 19,750, 19,840 ये हाई रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 43,900, 44,050 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 44,400 से लेकर 44,600 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो गैप से खुलने के बाद पहले सपोर्ट लेवल के आसपास मौका मिले वहां पर आपके लिए फिर से खरीदारी करने की राय हो। डेफिनेटली सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो ये संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जो सर ने अभी आपके साथ शेयर किए। लेकिन आइए खबरों के दम पर भी भरपूर एक्शन रहने वाला है। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और स्टॉक्स एंड न्यूज़ हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। पूरी डिटेल आशीष के पास। आशीष मॉर्निंग, बताइए कहाँ नजर रखनी है? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए सबसे पहले टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप खास नजर रखिएगा क्योंकि ट्रेडिंग बंद हो जाएगी टाटा स्टील के साथ जो मर्जर हो रहा है इसी प्रक्रिया के साथ। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप देखें तो डिविडेंड का एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर अगर आप देखें तो इंटरिम डिविडेंड है 4 रुपए का, मामूली सा एडजस्टमेंट है। कॉन्कोर में भी अगर आप देखें तो इंटरिम डिविडेंड है 3 रुपए का, तो खुलते ही यहाँ पर आपको एक एडजस्टमेंट नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेबी चेयरपर्सन जो है 20th एनुअल कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस करीब सुबह 10 बजे के आसपास इसको संबोधित करेंगी। साथ में अगर आप देखें तो ओडीआई वर्ल्ड कप है जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कोलकाता में मैच खेला जाएगा। स्पोर्ट्स के जगत में अगर आप देखें तो एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है क्योंकि 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का जो सेकंड राउंड है यहाँ पर कुवैत वर्सेस इंडिया, ये रात को 10 बजे यहाँ पर आपको देखने को मिला। कुवैत में ये मैच फिलहाल हो रहा है।
खबरों वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो सबसे पहले टॉप पर है बजाज फाइनेंस। आज सबकी नजरें यहीं पर टिकी रहेंगी। सबसे बड़ी खबर आज की यही है, जहां पर अगर आप देखें तो आरबीआई की तरफ से यहां पर जो है कार्रवाई हो रही है। इनके दो प्रोडक्ट्स हैं, ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई। ये जो स्कीम है जिसके तहत ये लोन देते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ की फैक्ट स्टेटमेंट से जुड़े जो रेगुलेशंस हैं वो पालन नहीं किए। इसी के चलते इन दो प्रोडक्ट्स में फर्दर लेंडिंग के ऊपर जो है रोक लगा दी गई है। तो इसका इम्पैक्ट फिलहाल आपको देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी खबर आज की यही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर आप खास नजर रखिएगा क्योंकि कल देर शाम को जो है QIP खुल गया है और फ्लोर प्राइस है 676 रुपये 66 पैसे, जो कि मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो 5% के डिस्काउंट पर है। टोटल साइज का जो अगर आप देखें तो 200 करोड़ के आसपास का जो ग्रीन शू ऑप्शन है, यानी अच्छा अगर रिस्पांस मिल गया तो 200 करोड़ जो है फर्दर यहाँ पर ये रेस कर पाएंगे। इंडिकेटिव इशू प्राइस 643 रुपये है, जो कि मौजूदा भाव से 10% नीचे है। लेकिन 20 नवंबर को बोर्ड की बैठक होगी जहां पर जो इशू प्राइस है इसका तय किया जाएगा। TCS ये स्टॉक भी खास रडार पर रहेगा क्योंकि देखिए बायबैक का जो अनाउंसमेंट पिछली तिमाही में रिजल्ट के साथ हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कंटेक्स्ट के लिहाज से, 4,09,000 शेयरों के आसपास का जो बायबैक होना है, यानी 1.12% इक्विटी का, जो कि जिसपे कंपनी 17,000 करोड़ के आसपास खर्च करेगी, जिसका भाव है 4,150 रुपये प्रति शेयर। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट आ गई है, 25 नवंबर जो इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ी बाइंग आ जाए, लेकिन कुछ रिपोर्ट जो आ रही है वो ठीक ठाक नहीं है। दरअसल अगर आप देखें तो इनका एक जो कर्मचारी यूनियन है NITES, इन्होंने कंपनी के ऊपर अनएथिकल ट्रांसफर प्रैक्टिसेस का जो है आरोप लगाया। दरअसल ये कह रहे हैं कि जब से ही वर्क फ्रॉम होम से अब पूरी तरीके से ऑफिस में कामकाज रिज्यूम हुआ है, कंपनी दबाव बना रही है वर्क लोकेशन चेंज करने के लिए। तो TCS यहाँ पर मिली जुली खबरें, स्टॉक में आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ छोटी मोटी खबरों की बात करें तो IIFL फाइनेंस यहाँ पर खास नजर रखिएगा क्योंकि सब्सिडरी कंपनी है समास्ता फाइनेंस, जहाँ पर अगर आप देखें तो अतिरिक्त निवेश किया उन्होंने करीब 199 करोड़ का। पेटीएम यहाँ पर भी नज़र रखनी है क्योंकि एक कंपनी के साथ इन्होंने करार किया जो कि ट्रैवल के जो जगत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके कारोबार करती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने करार किया है। कुछ बल्क डील की बात करें तो जो कल की लिस्टिंग है जहाँ पर रिस्पांस काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, लिस्टिंग के बाद भी फॉलोअप बाइंग मूव यहाँ पर आपको देखने को मिला था। आस्क ऑटोमोटिव, यहाँ पर अगर आप देखें तो दिग्गज गोल्डमैन सैक्स ने करीब 23 लाख शेयर जो है खरीदे हैं 310 रुपये 5 पैसे के भाव पर। 72 करोड़ के आसपास की खरीदी की है। गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े फंड का अगर नाम जोड़ता है, खरीदारी करते हैं, तो कॉन्फिडेंस दिखाता है कि लिस्टिंग के बाद भी फंड्स का इंटरेस्ट है, कॉन्फिडेंस है। तो आज इस स्टॉक में फॉलोअप एक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और साथ ही अगर आप मिड कैप IT स्पेस से अगर आप देखें तो एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है बिरला सॉफ्ट, जहां पर अगर आप देखें तो ब्लैक रॉक ने 10 नवंबर को ओपन मार्केट यानी खुले बाजार से करीब 0.03% हिस्सेदारी खरीदी है। पहले भी स्टेक कंपनी में होल्ड करते थे, लेकिन फर्दर खरीदारी करना अपने आप में कॉन्फिडेंस की बढ़त दिखाता है। अब हिस्सेदारी 4.99% से बढ़कर 5.02% हो गई है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें एक्शन दिखेगा और हमारी भी नजर रहने वाली है। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए। आइए कमोडिटी बाजार की रणनीति आज पहले समझते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो कच्चे तेल पर फोकस कर लेते हैं। क्लियरली हम देख रहे हैं मजबूत फैक्टर्स के बावजूद कच्चे तेल में तेजी टिक नहीं रही है, प्रेशर बना हुआ है। MCX क्रूड कल ऑलमोस्ट 100 रुपए की करेक्शन गिरावट लेके बंद हुआ है, क्या राय बन रही है? अनिया जी गुड मॉर्निंग। देखिए क्रूड की जो इन्वेंट्री है वो यहाँ पर बढ़ती हुई आई है। कल हमने देखा यूएस से डेटा आए थे, वहाँ पर काफी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, तो उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। और प्राइस देखे तो $80 के आसपास चल रहे हैं। हमें लगता है कि सनराइज का मार्केट रहेगा क्योंकि जिस तरीके से डेटा आए हैं, तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह देखी जा सकती है। करीबन 6,500 में क्रूड में नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 6,610 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 6,350 तक देखा जा सकता है। और लग रहा है कि एक बार अगेन प्राइस $70 तक के लेवल दिखा सकता है। प्रेशर थोड़ा और जारी रह सकता है। अच्छा, मेटल्स में क्या करना है? क्योंकि कल हमने कुछ अच्छे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, रिटेल सेल्स हो, कुछ अच्छे नंबर्स आते हुए चाइना से देखे हैं। मेटल्स में कहाँ नजर होगी? देखिए मेटल में कॉपर में अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। जिंक ऑलरेडी काफी अच्छी टेरिटरी में चल रहा है, तो जिंक और कॉपर मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक के साथ ट्रेड हो सकते हैं। तो कॉपर में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 707 में। स्टॉप लॉस लगाए 702 रुपए का, टारगेट करीबन 715 तक देखा जा सकता है। हमें लग रहा है कि जिस तरीके से चाइना के डेटा आए हैं और इकोनॉमी थोड़ा सा रिवाइवल मोड में है, तो डेफिनेटली बेस मेटल को यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ओके, अच्छा, चांदी में क्या करना है? बिकॉज हमने देखा है कि सोने के कंपैरिजन में चांदी एक बार फिर से बाउंस बैक अच्छा दिखा रही है, ऑलमोस्ट 2 वीक हाइस पर है। तो चांदी में कोई रणनीति आज?
देखिए मुझे लगता है कि इस बार चांदी एक अच्छा मूव देना चाहिए क्योंकि बेस मेटल में अच्छा मोमेंटम आया है, इंडस्ट्रियल मेटल में चाइना से भी सपोर्ट आया है, तो सिल्वर मुझे लगता है कि अच्छा बैट हो सकता है। और इवन अगर आप देखेंगे तो $23 के ऊपर भी ट्रेड टिक रहा है और ट्रेड भी कर रहा है, तो चांदी में खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 72,000 के आसपास खरीदारी करें, 71,450 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट लग रहा है कि एक बार अगेन $73 तक और $23.5 से ऊपर तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा एक बार नेचुरल गैस पर भी अपना व्यू दे दीजिए। एक बार फिर से स्ट्रेंथ है 270 पर, कल बंद हुई है 3.5% की स्ट्रेंथ, क्या राय बन रही है? देखिए काफी दिनों से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे में 270 और ऊपर में 290। तो जब तक ये 290 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है या फिर क्लोजिंग नहीं करता है वीकली बेसिस पर, तब तक मुझे लगता है कि मार्केट सबड्यूड रहेगा। हालांकि विंटर सीजन की डिमांड यहाँ पर है, मुझे लगता है कि उसका भी काफी सपोर्ट रहेगा, बट कहीं ना कहीं जो इन्वेंट्री है वो भी यहाँ पर बिल्डअप होती हुई दिख रही है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अभी मार्केट इसी रेंज में ट्रेड रहेगा, 270 डाउन साइड में, 290 हाई साइड में। ओके, चलिए, तो एक रेंज बाउंड मार्केट ही रहेगा, लोअर बैंड से अपर बैंड की तरफ आप कोई ट्रेडिंग रणनीति अपना सकते हैं। थैंक यू अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कौन कौन सी कमोडिटीज में रखनी है नजर। लेकिन फोकस बजाज फाइनेंस पर है हमारा। बजाज फाइनेंस पर आरबीआई ने की है बड़ी कार्रवाई। बजाज फाइनेंस पर डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई है। तो एग्जैक्टली क्या कार्रवाई हुई है, कैसा इम्पैक्ट होगा, पूरी डिटेल वरुण के पास है। वरुण, मॉर्निंग, ये क्या एग्जैक्टली हुआ है, किन कारणों से हुआ और अब इसका आउटफॉल क्या दिख रहा है? सो बेसिकली देखिए, बजाज फाइनेंस के दो प्लान्स थे। हाँ। एक तो ये ई कॉम और दूसरा इंस्टा ईएमआई कार्ड। अच्छा। सो बेसिकली आरबीआई ने कहा है कि आप इन दोनों के जरिए अब जो लोन्स आप देते थे वो आप नहीं दे पाएंगे, जो लेंडिंग बेसिकली आप करते थे वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस है उसका आरबीआई का कहना है कि आपने उल्लंघन किया। आप किस तरह का उल्लंघन किया है, एक फैक्ट स्टेटमेंट होता है, की फैक्ट स्टेटमेंट, वो आपने इन दो प्रोडक्ट्स के जो बोरोवर्स है उनको बेसिकली इशू नहीं किया गया है। अब इस की फैक्ट स्टेटमेंट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट किस तरह का है, रिकवरी मैकेनिज्म क्या है, ग्रीवियंस रिड्रेसल क्या है, इस तरह के फैक्ट्स जो है वो इसमें रहते हैं। और ये इनका कहना है आरबीआई का कि आपने इन बोरोवर्स को इशू नहीं किया है, इसके लिए इनके जरिए आप अब लेंडिंग नहीं कर सकते हैं। और ये एक दिक्कत की बात बजाज फाइनेंस के लिए हो सकती है। हालांकि देखिए, ये पहली बार नहीं है कि आरबीआई ने किसी बैंक या किसी एनबीएफसी की तहत इस तरह की कार्रवाई की। आपको याद होगा, एचडीएफसी बैंक हो, एमएनएम फाइनेंस हो, कुछ दिनों पहले बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तो अगर कहीं भी उल्लंघन होता है तो आरबीआई इस तरह के काम जो है या इस तरह का एक्शन जो है वो हमेशा लेता है, और इस बार भी लिया गया है। हालांकि बजाज फाइनेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो इनकी कुल फी इनकम में केवल 2% के आसपास जो है वो इस ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के जरिए आता है, लेकिन ये एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। प्रॉफिट पे अगर आप देखेंगे तो करीब 65 करोड़ रुपए के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो देखा जा रहा है। करीब 1.5% प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे इम्पैक्ट होगा। और कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट अगर आप मानेंगे तो प्रॉफिट पे जब तक रिस्ट्रिक्शंस अगर रहते हैं तो करीब 5 से 6% के आसपास का इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, लेकिन एक बात साथ में ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि आप इसमें लेंडिंग नहीं कर सकते अब, तो इन कंपनियों के साथ दिक्कत ये होती है कि जो नए कस्टमर एक्विजिशन इनको करने रहते हैं वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में ये भी पढ़ रहा था जिनका कहना है कि अगर ये एम्बार्गो थोड़े लंबे समय तक चलता है तो इनके नए कस्टमर एक्विजिशन जो है उसमें दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ईएमआई कार्ड एक्विजिशन अकाउंट जो है वो कुल न्यू कस्टमर्स का 15 से 20% के आसपास का कहीं ना कहीं केटर करता है। तो इसके लिए दिक्कत है। प्रॉफिट पे 5 से 6% कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है। देखते हैं कि कब तक ये मामला सुलझा सकता है बजाज फाइनेंस, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के केस में हमने देखा था कि साल भर लग गए थे, एमएनएम फाइनेंस 1-2 क्वार्टर लगे थे। तो लेट्स सी बजाज फाइनेंस कब तक इस रिस्ट्रिक्शन को या फिर आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करता है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आज के लिए आप देखेंगे तो एक इम्पैक्ट तो आपको जरूर देखने मिलेगा। चलिए, तो आज इस खबर का इम्पैक्ट स्टॉक पे तो जरूर नजर आएगा। थैंक यू वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए स्टॉक मार्केट में और कहां नजर आपको रखनी है, इन सब पर बात करेंगे। जाने माने मार्केट एक्सपर्ट आनंद राठी, शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के मेहुल कोठारी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेहुल जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए आपकी कौन से स्टॉक्स पे नजर होगी आज? गुड मॉर्निंग नेहा जी। आज जो मेरे 2 स्टॉक्स हैं बाइंग के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स का एक ब्रेकआउट आया था तो 668 के आसपास इसको बाय करना चाहिए। पोजिशनल स्टॉप लॉस इसका रहेगा 648 का और अपसाइड टारगेट रहेगा 708 रुपए का। तो पहला हो गया टाटा मोटर्स। दूसरा, कल एक रेंज ब्रेकआउट आया है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा RIIL में, ये 1085 के आसपास बाय करना है। 1035 का स्टॉप लॉस रहेगा।
1185 का टारगेट रहेगा। तो ये दो स्टॉक्स नेहा जी मुझे अच्छे लग रहे हैं। ऑलराइट, चलिए थैंक यू मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और 2 पिक्स देने के लिए। तो टाटा मोटर्स 708 के टारगेट के लिए करें खरीदारी और RIIL 1085 के पास करनी है खरीद 1185 के अपसाइड टारगेट के लिए। ये 2 पिक्स आती हुई, लेकिन बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर है जान लेते हैं। आशीष हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं। आशीष, ओवर टू यू। नेहा देखिए, ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं है लेकिन काम की रिपोर्ट्स हैं। बजाज फाइनेंस जहाँ पर अगर आप देखें तो सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि सबसे बड़ी खबर आज की बजाज फाइनेंस पर ही है। तो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अपना व्यू जो है रिआइटरेट हो रहा है। कोई भी ट्रेडिंग पे हिसाब से अगर आप देखें तो टारगेट प्राइस या फिर टारगेट में कोई बदलाव नहीं किया है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, यानी इन्होंने टारगेट 10,300 रुपये के करीब का दिया है बजाज फाइनेंस पर। साथ में अगर आप देखें तो जेफरीज भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 9,470 रुपये के लक्ष्य के लिए 7,224 रुपये का भाव चल रहा है। सिटी भी अगर आप देखें तो अपने व्यू पर बरकरार है। न्यूट्रल की रेटिंग को इन्होंने बरकरार रखा है 8,375 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा एक और स्टॉक ऐसा जो फोकस में रहेगा SBI लाइफ, जहां पर अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। भाव चल रहा है 1,357 रुपये का। अभी ओवरवेट की रेटिंग के साथ अपने व्यू पर बरकरार है। टारगेट दे रहे हैं 1,650 रुपये का। तो यानी आपके पास 2 रिपोर्ट्स हैं फिलहाल के लिए। दिन के दौरान और भी रिपोर्ट्स बताएंगे जहाँ पर नजर रखनी है। बजाज फाइनेंस और SBI लाइफ यहाँ पर फोकस रखिएगा। चलिए, तो इन स्टॉक्स पर रहेगी नजर क्योंकि विदेशी ब्रोकरेजेस हैं वो इस पे खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए। और हमारे खास सेगमेंट खुशियों वाली दिवाली में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने BSE के मेंबर रमेश दमानी से की है खास बातचीत। आइए आपको भी ये इंटरव्यू सुनाते हैं। 33 साल के आपके ब्रॉडली इन्वेस्टिंग करियर में आप इस वक्त सबसे ज़्यादा बुलिश हैं, क्या कह सकता हूँ मैं सर? टू बी ऑनेस्ट, ये मैंने अपने दोस्तों राकेश जी जैसे बोले और दोस्तों से सुना कि इट टेक्स टाइम टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट दे सेड. Why are they the richest people in the markets? Because in 89 they understood that they were always bullish on India. And what do they mean by that? They mean कि भाई इंडिया में रेट्स, इनकम टैक्स रेट 90% था, वेल्थ टैक्स था, लाइसेंसिंग राज था, ब्यूरोक्रेसी था, बोले सब पीक पे है. अब 95% से 98% तो नहीं होने वाला है, घटने वाला ही है. License Raj is going to be dismantled. So they knew the direction of the country is right. So I also believe the direction of the country is right now. Finally, after many years, I learned to understand what they said. That be bullish on this country. This is a young country. Demographics is favoring us. Democracy is favoring us. Digitization is favoring us. So we are now have the winds on our back. And it's time to take advantage of that. आपके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं लोग हिंदुस्तान में, मैं जानता हूँ पर्सनली कई लोगों को फॉलो करते हैं आपको, और स्पेशली आजकल नई जनरेशन वाले जितने लोग आ रहे हैं. पिछले 3 साल में कोविड के बाद मार्केट में काफ़ी नए इन्वेस्टर्स भी आए हैं, फीमेल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी बढ़ी. उनके लिए आपके अनुभव से, आपके एक्सपीरियंस से, आपने जिस तरह से वेल्थ बनाई है, नॉलेज एक्वायर किया है, कोई उनके लिए एक अच्छी सलाह होगी. सलाह एक ही जो अनिल जी आपने ही मेरे को बताई थी, वो कंपाउंडिंग द क्रिएट द धन ऐसा ही बनता है. आमदनी आपको बन जाएगी ट्रेडिंग में, कभी आप लिए बेचे, आएगी जाएगी, टैक्स लगेगा मालूम नहीं पड़ेगा. बट अगर आप कंपाउंडिंग सीख गए तो यू विल बी फाइनेंशियली फ्री फॉर योर लाइफ. ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ.